बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू हमारा शो। आपकी कोर टीम आपके साथ हाजिर, सईद उस्मान अहमद, उमर खान और बुशरा इकबाल हुसैन। और आज लेकर आए हैं आपके लिए एक एपिसोड लाइट कैमरा एक्शन विद पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। हमारे साथ इस हवाले से आज एक गेस्ट भी हैं जिनका डेफिनेटली बुशरा इकबाल इंट्रोडक्शन कराएंगी। लेकिन इससे पहले कि आज के टॉपिक के हवाले में कुछ और बताएं और आपको राइटअप के हवाले से डिटेल्स दें, एज ऑलवेज टेक्सास चलते हैं जहाँ पे एक मायूस उमर खान क्रिकेट मैच देखने के बाद बैठे हुए हैं। लेकिन बाकी क्या चल रहा है ज़िंदगी में, ये पूछते हैं उमर खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। धुलाई हो गई यार, कसम से ना। वो चाय का भी वो मजा नहीं आ रहा जो रोज सुबह आता है चाय का मजा। चलो एक और कप पी लूंगा मैं। बहरहाल ये तो चलता रहता है। अब 24 साल बाद बुलाया था तो थोड़ी बहुत तो ख्याल रखना था ना हमने। ऐसे तो नहीं ना धुलाई करके हम वापस जाने देते। तो बहरहाल जी, वेल प्लेड ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तानी चलो ठीक है, मे बी नेक्स्ट टाइम। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहा है, स्कूल भी चल रहा है, काम भी चल रहा है। और समर या स्प्रिंग या विंटर ये समझ नहीं आ रही, मगर चले देखते हैं कि इस्लामाबाद में कुछ चीजें क्लैरिटी के साथ हो रही है कि नहीं हो रही है। होनी थी कुछ, मगर पता नहीं क्या हुआ आज। देखते हैं मुशक बाब हुसैन किस एजेंडे पर हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद तो जनाब एक तो स्प्रिंग है। इस्लामाबाद में बाहर जब आती है तो वो काफ़ी बाहर महसूस होती है। ये अलग बात है कि इस दफ़ा बाहर से ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ सियासी गर्मा गर्मी और गहमा गहमी इतनी ज़्यादा है कि बाकी किसी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। आज एक अहम इजलास था और सुना था कि वो क्या था, अभी हमारे मेहमान शायद मेरी तस्दीक कर देंगे, मुझे शेर भूल जाते होते हैं, कि सुना था कि किसी के उड़ेंगे पर खचे, लेकिन तमाशा हम भी देखने गए और तमाशा ना हुआ। तो आज भी ऐसा ही हुआ, पोजीशन आई थी और सुना था कि हुकूमती बेंच जो है वहाँ पर काफ़ी बड़ी तब्दीली होगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और देखते हैं, और सियासत के बारे में कहते हैं कि इसमें कोई हादसा नहीं होता, और अगर हो तो वो पहले से प्लान्ड होता है। तो देख लेते हैं क्या होगा। आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त शख्सियत है, और चूंकि जिक्र हो रहा है तमाशे का, और तमाशा जो है वो पर्दा स्क्रीन पर जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पाकिस्तान के पहले PhD स्कॉलर हैं, एक ऐसी शख्सियत जो लिखने पढ़ने से और बोलने से ताल्लुक़ तो रखते ही रखते हैं, लेकिन अब के बार जो उन्होंने ये अपना PhD का मकाला लिखा है ना, और फिर दुनिया भर में उनको बहुत सारी पजीराई भी मिली, पाकिस्तान में तो मिली ही मिली, वो है फिल्म के हवाले से और स्क्रीन प्ले के हवाले से कि आखिर ये हमारे सिनेमा को हुआ क्या। तो इनसे पूछेंगे, जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे स्क्रीन प्ले होता क्या है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा, बैनुल अक़वामी सतह की अंग्रेज़ी शायरी करते हैं और बहुत खूबसूरत बोलते हैं। रेडियो पाकिस्तान गिलगित की शान है आजकल। इस्लामाबाद में जब होते थे तो हम इनके साथ ज़रा लड़ते झगड़ते थे, क्योंकि वो बड़ा एक ताल्लुक ऐसा होता है प्रोड्यूसर का और आर्टिस्ट का। लेकिन जब से ये गिलगित में है तो लगता है कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तस्वीरें बनाने के शौकीन हैं, रंगों के और आर्ट के दिलदादा हैं। अस्सलाम वालेकुम बसरा साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ एक चिट चैट करने में। आपने इतनी सारी तारीफ़ें कर दी हैं, और रेडियो के लोग हैं हम, और जो अमूमी तौर पे कैमरे के पीछे होते हैं वो इतने खूबसूरत नहीं होते, और जो माइक्रोफोन के पीछे होते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छा बोलने वाले नहीं होते। तो जैसे कि आप बोलती हैं, हम तो प्रोड्यूसर्स हैं, तो हमारा काम ये है कि आप जैसा टैलेंट जो है उसे हम लेकर आएँ और फिर उनसे सीखें। तो इट्स बिन 20 years, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे उम्र का भी पता चलता है कितनी देर हो गई है सिंस वी बिन नोइंग ईच अदर। तो उसमें ये हुआ कि पुरानी यादें, और बड़ा अच्छा लगा आज आपका पहली दफ़ा मैं आपका गेस्ट बना हूँ। मेरा ख्याल है जितने अरसे में रेडियो में भी कभी एक दूसरे के साथ इस तरह करके माइक्रोफोन के ऊपर हमारी गुफ्तगू नहीं हुई। बिल्कुल। और मौसम ओवर द कॉफी कभी जी ओवर द कॉफी कभी हमारी बातचीत हुई है, ओवर द कप ऑफ टी। तो आज गिलगित में मौसम कैसा है? मौसम कदरे अब गर्म हो रहा है गिलगित में भी, लेकिन यहाँ पे चेरी ब्लॉसम जो है वो शुरू हो रहा है, और आमंड ब्लॉसम जो है ये हो चुका है। और तीसरी चीज़ एक बड़ी खूबसूरत होती है जिसे हम कहते हैं खुबानी। खुबानी के जो फूल हैं वो भी खिले। अगर आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के लिए दो मौसम है। अमूमी तौर पे लोग गर्मियों में आते हैं, जून और जुलाई में, उसमें नहीं आना चाहिए। आप मार्च में आए और अप्रैल में आए, और उसके बाद आप नवंबर में आए। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर
एंड बाय द स्टार्ट ऑफ नवंबर। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का जो मौसम है, यहाँ पे खिज़ां और दरख्त जो हैं बड़े खूबसूरत से रंग उनके जो हैं वो निकलते हैं और निखरते हैं, और खिज़ां इतनी भी खूबसूरत हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे आके अंदाज़ा हुआ। और मेरे सुनने वालों को अंदाजा हुआ होगा कि जिस शख्सियत को आज हम प्रोग्राम में मेहमान बनाकर लाए हैं, वो क्या खूबसूरती उनके अंदर है और वो किस तरह से नेचर के करीब है। एब्सोल्युटली, लिसनर्स से हमारी डेफिनेटली बातचीत रहेगी, लेकिन एज ऑलवेज हर प्रोग्राम का फॉर्मेट यही होता है कि बुशरा इकबाल के पास एक राइट अप है, और आज का राइट अप क्या है इसकी डिटेल्स लिए चलते हैं और आपको वापस लिए चलते हैं इस्लामाबाद टू बुशरा इकबाल हुसैन। जी बुशरा। बहुत शुक्रिया। आज चूंकि हम बात कर रहे थे फिल्म की, तो मैंने कुछ चीज़ें जो हम अक्सर जिस पे बात करते रहते हैं, मैंने सोचा वो कलमबंद कर देती हूँ, और आज का जो मेरा राइट अप है उसका अनवान है मैं फिल्म देखने क्यों जाऊं। कहते हैं बरे सगीर का ये जो हमारे वाला हिस्सा है, जिसको सब सिंधु भी कहते हैं, दरिया सिंध और इसके दीगर भाई दरियाओं की सरजमीन, पेशावर से लेकर समंदर के किनारे तक कभी तिजारती काफिलों की मारूफ गुजरगाहों में शामिल होती थी। यहाँ से गुजरने वाले अपने साथ दूर देश की सौगातें तो लाते ही थे, सामान्य तिजारत के साथ साथ इनके पास अपने शहरों, कस्बों, देहातों, हुक्मरानों, लोगों और सकाफतों के किस्से भी हुआ करते थे। मुकामी लोग इन किस्सों के रसिया थे और इतना पसंद करते थे कि जोक दर जोक इनकी महफिलों में जमा हो जाते थे। ये शौक़ दास्तान गोई हमारा वर्सा है, इसीलिए आपको हर इलाके में, हर जुबान में सकाफती रंगों से मुज़य्यन, नर्म जज्बों से सजे किस्से कहानियां मिल जाते हैं, जो सर्द और गर्म शामों में चमकते सितारों की तरह सदियों की तहजीब अपने अंदर समोए हुए हैं। जदीद दौर में ये दास्तान कहने और सुनने की रिवायत या तो रेडियो ने निभाई और या फिर पर्दा स्क्रीन तक चली गई, लेकिन उससे पहले एक दौर था जिसको हम सांग कहते हैं मुकामी जुबान में, नौटंकी कहते हैं उर्दू में, और थिएटर कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, अब रेडियो ने दास्तान गोई का फर्ज खूब निभाया और फिर सुकून से भुलाया, लेकिन उर्दू पंजाबी फिल्म ने 60 और 70 की दिहाई में पर्दे पर खूब रंग जमाया। 80 की दिहाई में टीवी ने इस फन पर अपनी अजारादारी कायम की और कुतुब बीनी के साथ साथ दीगर असनाफ से भी तकरीबन ये हक छीन लिया। मुसलसल 2 दिहाइयों तक पाकिस्तान में फिल्म ने सिसकते पनपने की कोशिश तो की, मगर क्या कीजिए कि ना अच्छा लिखने वाले रहे, ना ही स्क्रीन की डिमांड को समझने वाले, और डायरेक्टर की जगह वो बैठ गए जो फिल्म में पैसा लगा रहे थे। इधर वीसीआर आया, केबल आई, डिश आई और अब इंटरनेट, और हमसाए की फिल्मों ने पाकिस्तानी फिल्मों की जगह सुकून से ले ली। बॉलीवुड ने कराची की फिल्म इंडस्ट्री को तो मुकम्मल ही खा लिया, लॉलीवुड भी बस नाम का ही रह गया। पाकिस्तानी फिल्म से फिल्म बीन भी रूठ गए, सिनेमा हॉल्स प्लाजों में बदलने लगे, फिल्मी सितारे स्टेज पर जुगते मारने लगे और हीरोइनें पहुंच रकासाओं में बदल गईं। अब सुना है फिल्म दोबारा बन रही है, मगर सिनेमा जाए तो लगता है टेलीविजन का ही कोई लॉन्ग प्ले चल रहा है, जिसमें चंद जबरदस्ती के रक्स शामिल हैं, कुछ एरियल शॉट्स हैं और कुछ खामखा की कॉमेडी। अब इस फिल्म पर भला कौन अपने दोस्तों को मदऊ करे। रही बात पॉपकॉर्न की, तो वो तो अब माइक्रोवेव में भी बन जाते हैं, सिर्फ 3 मिनट लगते हैं, और हर टीवी चैनल पर लातादाद ड्रामे चल रहे हैं। तो घर पर ही बैठिए, टीवी देखिए, पॉपकॉर्न खाइए, चाय पीजिए, फिल्म को भूल जाइए। फिल्म को भूल जाइए। एक फिल्म आई खेल, मैंने अभी तक देखी नहीं है, तो आप ये जो सारा तस्करा कर रही थी, मुझे लगा कि वो काफी अच्छी मूवी है। आई डोंट नो कि अगर किसी ने देखी है कि नहीं देखी। मैंने कहा मैं थोड़ी सी प्रमोशन भी कर दूं बगैर किसी पैसे या बगैर किसी इंसेंटिव। लेकिन क्या ऐसा है नहीं अहमद सुहेल बसरा साहब, बल्कि डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा साहब? आपका जो राइट अप है ये बड़ा मजे का है, और आपने एक कूजे में दरिया बंद कर दी है। मुझे याद है, जब मैं इतना पुराना तो नहीं हूँ 60s और 70s का, लेकिन 80s में भी मुझे याद है कि हम एक बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर था फिल्म देखने का।
اور مجھے یاد ہے کہ ہم اپنی خواتین کے ساتھ تانگا میں بیٹھ کے، پورا تانگا بک ہوتا تھا اور ہم یہ فلم دیکھنے کے لیے لکشمی چوک میں، جو کہ سنیما ہالز وہاں پہ کافی تھے اس دور میں، ہم دیکھا کرتے تھے. تو اس کے بعد جب میں کالج میں گیا تو ایف سی کالج میں جب ہوا کرتے تھے تو وہاں پہ بھی ہمارا جو من پسند مشغلہ یہ ہوتا تھا کہ ویکینڈ پہ ہم دوست وغیرہ جمع ہو جاتے تھے تو ایک سنیما ہال میں فلم دیکھ کے اس کے بعد اگلا شو جو ہوتا تھا وہ ساتھ والے سنیما ہال میں چلے گئے، اس سے اگلا شو جو ہوتا تھا وہ ہم رات کو 12 بجے گھر واپس آتے تھے، وہ 3-4 فلمیں ایک دن میں دیکھ کے. اور اتنا کراؤڈ تھا، لوگ جو تھے وہ بے تحاشا ٹوٹ پڑتے تھے فلموں کے اوپر. یہ 80s کی بات ہے اور 90s کے شروع کی. اس کے بعد فلم کو نظر لگ گئی، پاکستان کی فلم کو. تو اس کے لیے بیسیکلی میرا جو کام تھا، چونکہ فلم جو ہے یہ ہمارا ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک بڑا ہی اچھا ایک ذریعہ تھا اور شروع سے رہا ہے. جب کا فلم جو ہے 1895 میں جب پہلی فلم جو تھی پیرس میں، وہ ایک چھوٹی سی فلم تھی جس میں وہ اس کا نام تھا ٹرین کا کے حوالے سے کوئی تھی کہ ٹرین رائز یا یہ اس طرح کا اس کا نام تھا. وہ ایک چھوٹا سا ایک پیس تھا. تو اس وقت سے لے کے آج تک پوری دنیا میں فلم جو ہے اس نے ترقی کی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فلم کے ساتھ وابستہ ہوئے اور باقاعدہ طور پہ ایک انڈسٹری کی شیپ اس نے حاصل کی اور اس کو مختلف مقاصد کے لیے اس کا استعمال کیا گیا. خاص کر پروپیگنڈا کے لیے تو بہت زیادہ، وائٹ پروپیگنڈا کے لیے اور بلیک یا جو گرے پروپیگنڈا اس کے لیے کافی اس کو ہم نے استعمال کیا پوری دنیا میں. خاص کر آپ کو ورلڈ وار 1 میں تو فلم اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، لیکن ورلڈ وار 2 کے پس منظر میں ہمیں بے تحاشا سنیما جو ہے نا وہ ملتا ہے تھرو آؤٹ دی ورلڈ. تو اس کے برعکس پاکستان میں جو کام ہوا وہ بالکل ہی اس کے الٹ تھا. ہم نے بڑی اچھی فلمیں بنانی شروع کی 40s میں، بڑی اچھی بنی پاکستان بننے کے بعد. 50s میں بڑی اچھی فلمیں بنی، 60s تک بڑا اچھا رہا، لیکن اس کے بعد 90s سے آن ورڈ کام جو تھا نا یہ ڈکے کا شکار ہو گیا. تو اس کی وجوہات کو میں نے ذرا دیکھنے کی ایک مختلف پرسپیکٹیو سے کوشش کی اور اس کے لیے مجھے پاکستان میں تو اتنا زیادہ جب میں اس پروسیس میں تھا کہ جس میں ریسرچ شروع کرنی تھی اور آپ ٹاپک وغیرہ جو ہے آپ فائنل کر رہے ہوتے ہیں اپنے سپروائزر کے ساتھ، تو زیادہ تر لوگوں نے، جن لوگوں سے میں نے ڈسکس کیا جو کہ ایکڈیمیا کے ساتھ منسلک تھے، انہوں نے مجھے ڈسکریج کیا. میس کمیونیکیشن کے ہم سب لوگ ہیں تو اس میں 3 فیزز ہوتی ہیں میس کمیونیکیشن میں، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں. ایک تو پری پروڈکشن ہے، ایک پروڈکشن ہے، ایک پوسٹ پروڈکشن ہے. تو پوسٹ پروڈکشن جو ہے وہ ایفیکٹ کے ساتھ زیادہ کہ امپیکٹ کیا ہوا آپ کی جو پروڈکٹ آئی مارکیٹ میں، ایک ڈراما ہے، میوزک ہے، وٹ ایور یو آر کریٹنگ فار اسکرین اور مائکروفون، تو اس کا امپیکٹ کیا ہے. تو ہماری کوئی 99% جو اسٹڈیز ہیں وہ پوسٹ پروڈکشن کے حوالے سے ہیں، جو امپیکٹ اسٹڈیز ہیں. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال تھا کہ جو امپیکٹ اسٹڈیز ہیں وہ آپ کی میس کمیونیکیشن کے ایمبٹ میں آتی تو ہیں لیکن بہت کم آتی ہیں، کیونکہ جو آپ کے جو افیکٹس پڑ رہے ہیں، مثال کے طور پہ اسٹڈی ہوئی کہ ٹی وی زیادہ دیکھنے والے جو ہیں وہ موٹے ہو جاتے ہیں یا ان کی نظر خراب ہو جاتی ہے یا وہ ان کا سائیکولوجیکل ایشوز وغیرہ جو ہیں ان میں تشدد کا زیادہ آ جاتا ہے ان میں رجحان. تو یہ وہ سٹڈیز ہیں کہ جو معاشرے کی باقی چیزوں کے ساتھ بھی منسلک ہوتی ہیں. اب اگر آپ اوبیسٹی کا شکار ہو رہے ہیں یا آپ وائلنٹ ہو رہے ہیں یا اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں جو آپ کی شخصیت میں آ رہی ہیں، وہ اس کا جو ریزن ہے وہ صرف فلم یا آپ کا میڈیا نہیں ہے، اس میں اور بھی کئی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو جو سٹڈی ہوتی ہے پری پروڈکشن کی وہ پاکستان میں بالکل نہیں ہے کہ جس پہ آپ میسج کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. آپ کا میسج جو ہے اگر اس نے آپ کے مطلوبہ نتائج آپ کو نہیں دیے تو اس کی کیا وجہ ہے. یہ ابھی ہم یہ ایک میڈیم یوز کر رہے ہیں رائٹ ناؤ، اس میں میرا یہ جو ہیڈ فون ہے یہ بار بار نیچے گر جاتا ہے، کچھ انٹرنیٹ کے ایشوز تھے یہ وہ، اس میں کانٹینٹ جو ہے وہ سفر کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ والے جو ایشوز ہیں یہ کانٹینٹ کے نہیں ہیں. آپ نے کانٹینٹ کو، میسج کو آپ نے کس طرح سے پریپیئر کیا کہ وہ جا کے اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو، لوگ اس کو دیکھیں، اس کی طرف مائل ہوں، اور ایک جو آپ آبجیکٹو ہے چینج لانے کا، پرسویٹ کرنے کا، پازیٹیو اور نیگیٹو، دیٹس اگین ا ڈفرنٹ سٹوری.
उसमें आप किस हद तक कामयाब हुए हैं। तो उसके लिए ज्यादातर जो वजूहात थी वो तलाश की गई। पाकिस्तान में जो स्टडीज हुई, उन्होंने कहा कि जनाब सेंसर जो है ना, हमारे यहाँ पे पाबंदियां बहुत हैं और इन पाबंदियों की वजह से हम अच्छी फिल्म, द वे वी वांट टू शो थिंग्स वी कैन नॉट। तो इस तरह करके चीजें जो वो आगे चलती रहीं। मेरा आपसे सवाल था जो आपकी अभी आपने जो तज्जिया आपका किया है उसके हवाले से, एक तो ये मुझे जो लगता है एज अ व्यूअर वो ये है कि आपने प्री प्रोडक्शन की बात की है, तो शायद कहीं मुझे लगता है कि अब जो हमारी फिल्म्स बन रही हैं वो बेसिकली सारी फार्मूला फिल्म्स हैं कि सबको पता है कि ऑडियंस जो वो क्या देखना चाहती है। और होमवर्क की जो आप बात करें, अगर आपने देखी है, एक फिल्म थी मालिक जो कि आशिर अजीम ने बनाई थी और काफ़ी मेहनत करके बनाई, अपना सारा पैसा लगाया, एंड इन द एंड वही नतीजा जो आपने कहा कि वो सेंसर का नतीजा होगी। ऑल्दो उसमें जो सब्जेक्ट था, जो कंटेंट था, आई थिंक वो बहुत साफ करके उन्होंने बताया, लेकिन एट द एंड होना वही है जो सेंसर बोर्ड ने करना है। तो आपको ये लगता है कि अब जो फिल्म का जो डिक्लाइन आ रहा है या जिस किस्म की फिल्म्स आ रही हैं वो वही सेट फार्मूला है जिसके ऊपर अब हमारा शायद टेलीविजन भी चला गया है कि मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं, सास ने बहू की पिटाई कर दी है या डांट पीट दी है, और फिर ऑडियंस भी वो देख के खुश हो जाती है, बस चेहरे डिफरेंट हैं, स्टोरीज वही चल रही हैं। या आपको कुछ लगता है कि कुछ डिफरेंट काम हो रहा है? जी सैयद उस्मान, मैं ना इसमें एक चीज कहना चाहूंगा। यहाँ पे मालिक का आपने तज़किरा किया, जिंदगी तमाशा और इस तरह की और भी बहुत सारी फिल्में के जो कि सेंसर बोर्ड का शिकार हो गई और टाइमली रिलीज नहीं हुई। इसमें अगेन आइड से दैट द फॉल्ट लाइज विद द स्टोरी टेलर। उसकी मैं अपनी बात की वजाहत करूंगा। वो ये है कि व्हाट टू से इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट देन हाउ टू से। आपने मीडिया के लिए ये देखें, मैसेज जो मैं मैसेज कंस्ट्रक्शन की जब मैं बात कर रहा था, तो मेरा जो मतलब है वो ये है कि हमें बात कहनी नहीं आ रही इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स, in terms of dialogues, in terms of characterization, in terms of presentation। ठीक है, आप देखें इस तरह की जो टची मूवीज हैं वो इंडिया में भी बनी, क्योंकि हम एक जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं जोग्राफिकली, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। तो इसमें इंडिया में मिसाल के तौर पे वो एक 3 इडियट्स से पहले वो एक पीके फिल्म जो है वो बहुत ही ज्यादा लाइक अगर आप उसको इन नटशेल कहें तो उसने मजहब के ऊपर उसने हिट किया। ठीक है, ये एक वन लाइनर है कि मजहब जो है उसको ब्लाइंडली आपने उस तरह से फॉलो नहीं करना। ये भगवान, खुदा और ये जितने भी डेटीज हैं वो उस तरह से एक्ट नहीं करती द वे वी परसीव देम और वे पीपल टेल अस टू परसीव देम। ठीक हो गया। अच्छा, अब लेकिन उसकी जो निट ऑफ द स्टोरी है अगर आप उसे देखें, उसके ऊपर भी एतराजात हुए वहां पे। लेकिन देखें, एतराज होता है लेकिन द मेजर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी एक्सेप्टेड इट, अप्रिशिएटेड इट। उसमें जो हार्ड लाइनर्स थे वो बहुत थोड़े थे, उन्होंने जाके अपने अपने प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं स्टेज जरूर किए, लेकिन ऑन द होल इट वाज अ वेल रिसीव्ड, वेल अप्रिशिएटेड फिल्म। इसी तरह पाकिस्तान वाले जो हैं, देखें फिल्म जो है दिस इज नॉट डायरेक्ट मेथड ऑफ सेइंग, इट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग समथिंग। और ये बहुत ही ये जितना ज्यादा इनडायरेक्ट होगा उतनी ही ज्यादा कामयाब चीज होगी। आपने स्क्रीन प्ले बेसिकली यहाँ पे समझा गया। मैं जब गया मैंने कोई ऑलमोस्ट 60 के करीब मैंने मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यूज किए, कोई पुराने, कोई नए, कोई एक्टर्स, कोई डायरेक्टर्स। अच्छा, उसमें जब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट स्क्रीन प्ले इज, उनको स्क्रीन प्ले का जो मतलब था वो नहीं पता था। वो स्क्रीन प्ले वो ये कहते थे कि स्क्रीन प्ले जो है वो जब आप सीन खोलते हैं तो वहां पे जो एक्टर्स होते हैं वो जो कर रहे होते हैं, कोई खातून है वो सिलाई कर रही है, वो झाड़ू दे रही है, कोई वाइट वॉश कर रहा है, लाइक दिस इज स्क्रीन प्ले। अच्छा, उसके बाद वो सारी की सारी स्टोरी जो है ना वो डायलॉग के जरिए से, पाकिस्तान का ज्यादा जो इस तरह का मीडियम है, जो विजुअल मीडियम, वो डायलॉग ड्रिवन है। उसमें आपने देखा होगा एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं है, ठीक, वो डायलॉग के जरिए से स्टोरी अगर चलाते हैं। तो आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो पाकिस्तान की जो देखें फार्मूला चाहे फिल्म हो, आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दूंगा जो कि वैसे लगेगी छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी है।
एक शॉर्ट स्टोरी थी प्रिंसेस ऑन द रोड, अगर आप लोगों को याद हो, उसकी फिल्म बनाई गई रोमन हॉलीडे, ग्रेगरी पेक और वो खातून का नाम मैं भूल गया हूँ। अच्छा, वो एक फॉर्मूला का मतलब ये है कि एक सेट पैटर्न है, उसके ऊपर आप फिल्में बनाते चले जा रहे हैं। अच्छा, इस फिल्म की इस वक्त अगर आपको मैं इसकी स्टोरी लाइन बनाऊं तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि इस फार्मूले के ऊपर दुनिया की 80% फिल्में इस फार्मूले के ऊपर बन रही हैं। फार्मूला क्या है कि एक हीरोइन है, वो अपने सेटअप से बाहर निकली है जहां पे वो एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद उसका एक हीरो पहले है जो कि जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है या जिससे उससे मोहब्बत है, उसके बाद वो जब अपने उस सेटअप से बाहर निकलती है तो उसे एक और बंदा आके मिलता है जो कि एक्चुअल हीरो होता है। ठीक है, आप रोमन हॉलीडे देख लें, नॉटिंग हिल देख लें, आप चोरी चोरी इंडिया की देखें जो कि राज कपूर की थी, दिल है कि मानता नहीं देखें, जब वी मेट देखें, हाईवे देखें, उसमें कहीं कैरेक्टर जो है वो फोटोग्राफर है, कहीं पे वो एक हुलीगन है, कहीं पे एक जो है वो तांगे वाला बनाया हुआ है। लाइक उसका मेन थीम जो है द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज द सेम एवरीवेयर। अब आप जब इस फिल्म को, इस स्टोरी को ज़हन में रख के आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी फिल्में जो हैं जो हमने देखी हैं वो तो इसी के ऊपर फॉल कर रही हैं। जस्ट बाय चेंजिंग द कैरेक्टराइजेशन, द सेटिंग ऑफ द कैरेक्टर, डायलॉग्स, आप पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज कर देते हैं। फार्मूलाज हैं दुनिया में हैं, लेकिन आप उसे किस तरह से आगे बयान कर रहे हैं, आपने उसमें क्रिएटिविटी की अमाउंट कितनी डाल दी है। सवाल आपने बड़ी अच्छी बात की, मालूम नहीं है या सिखाने का सीन, तो इसमें हमारा कितने लोग हैं जो सीरियसली अगर कोई उनके पास जाए तो ये चीज वो सिखाना चाहते हैं और सिखा सकते भी हैं सही तरह से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैंने ये काम शुरू करना है कि मैं किसी ऐसे शख्स के पास जाऊं कि जी बसरा साहब के पास आऊं, जी बसरा साहब प्लीज मुझे सिखाएं क्योंकि आपने इस पे बड़ा सही तरह काम किया है। उमर, आपने ना इतना पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है, इतना पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है कि ये मेरे थीसिस में मैंने इसको रखा भी है अपनी रिकमेंडेशंस में। वो ये है कि पूरी दुनिया में अकेडमीज बन गई हैं और देखें, हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है, जब मैंने उनसे पूछा लोगों से कि आपने फिल्म लिखना कहीं से सीखा है, तो उन्होंने कहा सीखना क्या होता है, ये तो इनहेट काइंड ऑफ टैलेंट है, आप या आप राइटर होते हैं या आप राइटर नहीं होते, तो वो सीखने सिखाने का तो काम ही नहीं है। अच्छा, मैं एक यहाँ पे और बात करूंगा, हमारे एक बड़े मशहूर किस्म के फिल्म डायरेक्टर है, मैंने उनसे पूछा कि आपने ये जो फिल्म, उनकी बड़ी मशहूर एक फिल्म हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि कितनी देर लगी, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू पेन द स्क्रीन प्ले ऑफ दिस फिल्म। उन्होंने कहा देर, मैं तो सेट के ऊपर बैठ के लिख देता हूँ। अच्छा, एक हमारे और थे, उन्होंने कहा कि मुझे हायर किया गया फिल्म लिखने के लिए और वो फिल्म बनी थी हांगकांग में। हांगकांग से आपको पता चल जाएगा कि फिल्म का राइटर कौन था, फिल्म का नाम क्या था। तो उन्होंने कहा कि वो 3 घंटे की फ्लाइट थी पाकिस्तान से वहां पे, और मैंने फ्लाइट में बैठ के वो मैंने फिल्म लिख ली। अच्छा, मैंने जो रिसर्च की, एटलीस्ट 6 मंथ्स जो है वो लगते हैं एक स्क्रीन प्ले लिखने में, एटलीस्ट, और ज्यादा से ज्यादा तो 3 साल 4 साल 5 साल तक लोग इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम करते रहते हैं, द वे दे टेक इट सो सीरियसली। अच्छा, अब इंडिया में अकेडमीज बन गई ये एक्टिंग सिखाने के लिए, डायरेक्शन सिखाने के लिए, और फिल्म लिखने के बारे में कि आपने फिल्म लिखनी कैसे है, आपने एक स्टोरी जो है आइडिया आपने कैसे पिच करना है, आपने कैरेक्टर कैसे आपने डिजाइन करना है, आपने डायलॉग्स कैसे लिखने हैं। लाइक इतना काम है स्क्रिप्ट के हवाले से। और उमर ने जो बात की ये इतनी खूबसूरत है। जब तक, अब देखें, एज ऑफ स्पेशलाइजेशन आ गया। मुझे याद, हम छोटे होते थे तो क्वाक्स के पास जाते थे, वो दुनिया के हर चीज का इलाज कर देता था। उसके बाद जो ये दूसरे एमबीबीएस डॉक्टर्स आए, उनमें भी जो थे वो जनरल फिजिशियंस अब भी होते हैं, खैर, लेकिन एज ऑफ स्पेशलाइजेशन आ गया। अब हर काम के अंदर आपको एक पूरे की पूरी, उससे एक नुक्ते को खोलेंगे ना तो अंदर एक जहान आबाद होगा और आप उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे। इसी तरह फिल्म में भी अगर आप सिनेमाटोग्राफर्स हैं, एडिटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जो स्टेक है वो राइटर का है। और ये दुनिया में एक डिबेट चली, ऑटर थ्योरी जो थी वो फ्रांस वालों ने दी कि जनाब राइटर जो है फिल्म का वो डायरेक्टर है बेसिकली। बड़ी देर तक दुनिया इसके पीछे चलती रही। उसके बाद उसने कहा कि जनाब राइटर जो है वो बेसिकली स्क्रीन प्ले राइटर है, जो फिल्म का रिस्पॉन्सिबल है, फिल्म को के फेलियर के लिए या उसकी
सक्सेस के लिए। तो इसके लिए काम जो है वो ये है कि जब तक एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग नहीं होगी स्क्रीन राइटर्स की और फिल्म मेकर्स की, तब तक हमारी फिल्म जो है ना वो आगे नहीं जाएगी। और भी कई फैक्टर्स हैं, एक तो ये है, और दूसरा ये है कि जो फिल्मों में काम करते हैं लोग या फिल्मों से अटैच होते हैं, उनकी हमारे मुआशरे में ना कोई इज्जत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दे आर नॉट रिस्पेक्टेड। आप उनके साथ सेल्फीज तो खिंचवा सकते हैं, आप उन्हें अपने फंक्शंस में तो इनवाइट कर लेंगे, लेकिन आपको अगर बेटी देनी पड़ जाए या बेटा देना पड़ जाए तो आप कहेंगे कि यार आप I don't intend to use those words which are associated with the people who are working in media, especially with film. तो ये सारी चीजें हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक जो बात जानना चाहती हूँ, जो मेरा गिला है वो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री को हमारी स्टेट ने भी जाहिर है कि कभी भी उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जैसे हम हमेशा रिक्वेस्ट कर रहे थे। जिन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कोशिश की कि दोबारा से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव कराया जाए, कराची का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मसला जो है वो टीवी ड्रामा और फिल्म के जॉनरा के समझने का भी था। वो मसला कैसे हल करें? मतलब मैं हुमायूं सईद को बहुत पसंद करती हूँ, हुमायूं, अब्दुल्ला कादवानी, ये वो लोग थे जिन्होंने एफर्ट्स की कि चलो कुछ तो करें, लेकिन वो फिल्म को फिल्म नहीं बना सके, वो फिल्म को ड्रामा ही के तौर पर लेते। इवन शोएब मंसूर जैसा बड़ा नाम, मैंने उनकी एक आधी फिल्म देखी, मुझे लॉन्ग प्ले लगा, उसमें फिल्म की फील नहीं आई। वो क्या मसाले में वो कौन सी कमी है? मुझे खुशी इस चीज की हो रही है कि मैं जिन लोगों के साथ बैठा हूँ वो बड़े खौफनाक लोग हैं। मुझे एक वो फिल्म याद आ गई है, उसमें ना उसने डॉक्टर ने हथौड़ा पकड़ा होता है और वो ना घुटने के ऊपर मारता है यूं करके ना, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे टांग जो है ना ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सेस वैसे वो यूं करके ना ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाए, आप वहां पे हिट कर रहे हैं जहाँ पे ना वो ऑटोमेटिकली दिस इज रियली रियली वेरी गुड। अच्छा देखें, मैं ये वाली बात भी मैं किया करता हूँ, फिल्म जो है या जितने भी आपके फाइन आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इसके फैसेट्स हैं, इनका एक ऑरा है, उस ऑरा को फील करना बड़ा जरूरी है। आप जो बात आपने की कि आप 70 mm को जब आप अपने टेबलेट पे देखते हैं फिल्म को, फीचर फिल्म को, तो आपको लगता है कि आप फिल्म देख रहे हैं। और अगर आप टीवी की स्क्रीन के ड्रामे को अगर आप सिनेमा हॉल में भी जाके देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये ड्रामा है। ठीक है ना सर? अच्छा, इस डिफरेंस को समझने की कोशिश नहीं कर रहे ये लोग जो हैं, ये इनकी एफर्ट्स बड़ी अच्छी हैं, लेकिन इंटेंशन जो है वो फिल्म मेकिंग नहीं है, इंटेंशन मनी मेकिंग है। वो एक बड़े स्टेज के ऊपर चले गए हैं। अगर वो फिल्म को पहले अंडरस्टैंड तो करें ना कि हमने, देखें आपने बिरयानी पकानी है, उसमें भी चावल और मीट डलेगा जो भी होगा, ठीक है, लेकिन पुलाव से मुख्तलिफ होगा। वो पुलाव आपने बनाना है तो उसका एक स्मेल, अरोमा, चाहे उसका आप कलर ना निकालें, वो एक हर चीज अलग होगी, उसका टेस्ट अलग होगा। इस डिफरेंस को समझने की जरूरत है। अच्छा, डिफरेंस बेसिकली है क्या? ये बात थोड़ी सी डिटेल्ड हो जाएगी, लेकिन देखें, राइट फ्रॉम डायलॉग टू एक्टिंग, इसमें बहुत सारे फर्क हैं। आपका कैमरामैन और है फिल्म का और आपका टीवी का, आपके शॉट्स कुछ और हैं, आपके क्लोजअप्स दिखाने का तरीका कुछ और है, आपके बोलने का अंदाज कुछ और है, आपका स्टोरी को टेल करने का, उसे निट करने का, उसकी जो प्रोग्रेशन है स्टोरी का, फिर उसको आप क्लाइमैक्स तक लेकर जाते हैं, फिर आप एंटी क्लाइमैक्स की तरफ लेकर जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें फिल्म की कुछ और हैं, कुछ और डिमांड कर रही हैं, टीवी के ड्रामे की कुछ और है। इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये पैसा बहुत लगा रहे हैं, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूं कि हमने टीवी का ड्रामा जो था वो 80s का और 90s का, अगर आप ड्रामा आप अभी भी देखें तो ये आपको पकड़ लेता है। स्क्रीन के ऊपर आप चलते फिरते अगर आप देखेंगे ना टीवी का ड्रामा, अगर कोई पुराना चल रहा होगा वो आपको पकड़ लेगा। अब हमने एक भेड़चाल की मुख्तलिफ जगहों के ड्रामास देख के, तो हमने अपना ड्रामे को उस तरह से करने की कोशिश की। देखें, इनेट और चीज है, कॉपी और चीज है। उन जो थिएटर है उनकी रग में दाखिल है, उनका मजहब में शामिल है।
और वो उनका ड्रामा थिएटर से बहुत इंस्पायर, आपने देखा होगा बॉलीवुड की 90% फिल्में जो है ना उसमें नरेशन होती है, और जब फिल्म शुरू करते हैं उसमें दिस इज स्टोरी टेलिंग, ठीक है, और उसके बाद वो आपको वहां पर ले जाते हैं जो कि उनके कैरेक्टर्स हैं और ये वो बेसिकली स्टेज की थिएटर की एक टेक्निक है जिसमें आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्टोरी को और उसके बाद आप कैरेक्टर्स को छोड़ देते हैं प्ले करने के लिए। पाकिस्तान में थिएटर जो था वो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन किए बगैर आप उसको फिल्म के ऊपर ले आए। पाकिस्तान में रेडियो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, रेडियो ड्रामा बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसमें मॉडिफाई किए बगैर इसको आप वहां पे ले आए। देखें, रेडियो के डायलॉग जो होते हैं ना वो स्पोकन नहीं है, आप लोग जानते हैं इन चीजों को, ठीक है, वो रिटन डायलॉग ज्यादा है ना, वो स्पोकन नहीं है। इसी तरह उनका यहाँ पे चूंकि तलफ्फुज के ऊपर शीन काफ के ऊपर बड़ी तवज्जो दी जाती है, कैरेक्टर के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। हमारे यहाँ पे अगर आप रेडियो में भी अगर आपने किसी देहाती आदमी को बनाया गया तो उसे आप जाली किस्म का आप पंजाबी लहजा या जाली किस्म का आप सिंधी लहजा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसे कहेंगे तू गलत नहीं कहना, तू गलत ही कहना है, ठीक है, उसे गलत कहते हैं, ये तो गलत प्रोनाउंसिएशन है, हालांकि वो कैरेक्टर की डिमांड यही है कि उसने गलत ही कहना है, वो गलत नहीं कह सकता वो पंजाबी लहजे के अंदर या सिंधी या जो भी हमारे डिफरेंट लहजे हैं। मुझे ये लगता है कि स्टोरी निटिंग या ट्रीटमेंट की जो बात आप कर रहे हैं, एक होती है कहानी, फिर उस कहानी का एक ट्रीटमेंट होता है अपने हिसाब से कि वो रेडियो के लिए उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, ड्रामा के लिए अडॉप्ट किया जा रहा है या फिल्म के लिए अडॉप्ट किया जा रहा है। उसमें उस लिखने को, वो जो एक कहानी का ट्रीटमेंट लिखा जाता है उसको हम स्क्रीन प्ले कहते हैं फिल्म के लिए। मेरी तस्दीक कीजिएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ। उसमें पूरी एक सिचुएशन भी एक्सप्लेन होती है, उसमें किरदार कहाँ खड़ा है, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, उसने क्या पहना है, उसकी लुक क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी एज क्या है, एवरी सिंगल डिटेल वो मेंशन होती है उसके अंदर। और फिर उसके अंदर वो लिंक करना और उसको फिर स्विच ओवर की डिटेल्स भी होती हैं कि अगर आपने उसको दरवाजा बंद करते हुए दिखाया तो अगला कट के बाद जो है वो सीन क्या होगा। जो मैंने पढ़ा है वो तो इसी तरह की चीज है, लेकिन जो मैंने स्क्रिप्ट इत्तफाक से कुछ देखे तो उसके अंदर जो है ना वो पहला सफा तो शायद फिर भी कोई डिटेल में था, आगे कुछ नहीं था, और बाज़ जगह पर तो डायलॉग भी मुकम्मल नहीं थे। स्विच ओवर के लिए हर 2 मिनट के बाद चाय मांग रहे थे बेगम चाय पिला दो, अच्छा छोड़े आप चाय पीजिए। ये शायद बैंकॉक की फ्लाइट में लिखी गई। ये क्या है? इतने खाने चलते हैं ना पाकिस्तान के ड्रामे में, वो हर सीन जो है ना वो खाने की टेबल के ऊपर खुलता है और खाने की टेबल के ऊपर खत्म हो जाता है, और सीन जब खत्म करते हैं तो वो कहते हैं कि बेगम चाय ले आओ, वही आप वाली बात। अच्छा, ये ना आपने इतना फिर अगेन अ वेरी हॉरिबल काइंड ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, वो ये है कि स्टोरी तो आपकी ना देखें एक वन लाइनर है, इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है, और जो कि यहाँ के लोगों को नहीं पता। एक थीम है, आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप चेंज क्या लाना चाह रहे हैं, दिस इज थीम, ठीक है। आप चाहते हैं कि लड़कियां जीन्स पहनना शुरू कर दें, ओके। आप चाहते हैं कि कोरोना की तरफ लोग जो है ना वो वैक्सीनेशन करवानी शुरू कर दें, ये आपका मकसद है बुनियादी तौर पे। उसके बाद आप एक वन लाइनर देते हैं स्टोरी, जिसको आपने स्टोरी कहा। उसके बाद फिर आप अच्छा स्क्रीन प्ले जो है वो जो मैंने पढ़ा और देखा और लोगों से मैंने गुफ्तगू की कि जो बाकायदा तौर पर स्क्रीन प्लेज लिख रहे हैं दुनिया में, पाकिस्तान के नहीं, इसमें आपका जो सीन की ओपनिंग से लेके द वेरी फर्स्ट सीन से लेके आखिरी सीन तक, व्हाटएवर मूव्स ऑन स्क्रीन, व्हाटएवर रन्स ऑन स्क्रीन, वो स्क्रीन प्ले है। आपको इसकी जो मिसाल है, ये थोड़ी सी सटल बात है, अगर आप इसमें जितने भी टर्न्स एंड ट्विस्ट्स हैं जी, वो सारे स्क्रीन प्ले हैं। देखें, एक कैरेक्टर है, वो उसका मकसद ये है कि उसने घर से निकल के ऑफिस जाना है, ठीक है, ये बुनियादी मकसद है। लेकिन इस रास्ते में जितनी डिटेल्स हैं वो आप कितने अच्छे तरीके से, कितना क्रिएटिवली आप उनको ला सकते हैं उसमें। मिसाल के तौर पे वो घर से बाहर निकला है, उसे एक अखबार वाला मिल गया है, वो अखबार वाले से थोड़ा सा दाएं हुआ है तो उसको एक गाड़ी ने थोड़ा सा हिट कर दिया है, वो उसके साथ उसने 2-3 डायलॉग हो गए हैं। उसके बाद वो थोड़ा आगे गया तो उसे अचानक याद आया कि यार बीवी ने कहा था कि आपने वहां पे ग्राइंडर दिया हुआ ठीक होने के लिए, मैं उसको भी बात कर लूं। इसका स्टोरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है
it brings up the real life, this screenplay. ठीक है, आपने इजाजत फिल्म अगर आप लोगों ने देखी होगी, वो बड़ी खौफनाक फिल्म है. अच्छा, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो इन छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को भी लिंक करते हैं कैरेक्टर के साथ, उसकी साइकी के साथ. इजाजत में आपने देखा होगा कि वो जो रेखा है वो मिलते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, तो रेखा जो है वो उसे एक वो टॉवल पकड़ाती है नसीरुद्दीन शाह को, जो नीचे गिर जाता है. वो नीचे गिरता है, फिर उसे उठा के वो फिर ऊपर रखती है. अब इसका कोई इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है. अगर आप देखेंगे स्टोरी के साथ इसका क्या ताल्लुक है. अच्छा, फिर वो नसीरुद्दीन शाह वो वॉशरूम में जाता है तो उसको लाइट को जलाता है, लाइट नहीं जलती. वो फिर जलाता है, वो फिर नहीं जलती. तो वो फिर कहता है कि यार ये तो मैं नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ लाइट जलाने के लिए, लेकिन ये तो ऊपर करेंगे. लाइक इस तरह की कोई बात है. अब इसका स्टोरी के साथ क्या ताल्लुक है. स्टोरी तो वो आपको पता है कि एक स्ट्रेट सेंटेंस में अगर आप बात करें तो वो तो छोटी सी गान. ये इतनी सटल चीजें जो है ना, इसमें आप कितना ज्यादा क्रिएटिव हैं, आपका कैरेक्टर कितना ज्यादा क्रिएटिव है. तो ये सारा स्क्रीन प्ले, ये हर चीज. अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं और करना चाहूंगा. जो आपने बात की, जो प्लॉट है, प्लॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लॉट किसी को यहाँ पे समझ नहीं है, सॉरी टू से. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन मैंने जाना है कि मुझे पता चले कि यार आप कहते हैं कि कहानी फिल्म का प्लॉट बहुत अच्छा है, इसका क्या मतलब है. आप कहते हैं फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, इसका क्या मतलब है. तो प्लॉट जो है बेसिकली जो रीजन है, देखें कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर चीजें चल रही होती हैं. आपकी फिल्म में भी जितने भी आपके इवेंट्स होंगे वो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर चल रहे होंगे. जो आपकी कॉज है एक इफेक्ट को जनरेट करने के लिए, वो कितनी लॉजिकल और क्रिएटिव है, दैट इज स्क्रीन प्ले. आप सॉरी प्लॉट. एक आपने हीरोइन, मैंने एक फिल्म देखी बिन रॉय, उसमें उसने हीरोइन मारनी थी, फर्स्ट हीरोइन को उसने मारना था. तो उसने द वे दे किल्ड दैट लेडी, इट वाज रिडिकुलस. हंसी आती थी. आपने उसको कितना जेन्युइन बनाया है, आपने उसका कितना मेक बिलीव बनाया है. ये प्लॉट है जिसकी लोगों को नहीं समझ के प्लॉट किया है. वो कहते हैं कि दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी इज प्लॉट, दैट इज नॉट. जी प्लीज. अच्छा, इसमें दो सवाल मेरे थे. आपने प्लॉट की जिक्र किया तो प्लॉट से मुझे याद है कि भले दिनों की बात है जब इस्लामाबाद में एक सिनेमा घर होता था जिसको हम नेफडेक के नाम से जानते थे, और नेफडेक स्टैंड्स फॉर नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. मैं खाली डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ इस वक्त. और फिर हम कराची जाते हैं तो एक नेपा इंस्टीट्यूट है जो कि माशाल्लाह एक बहुत मशहूर हमारे एंटरटेनमेंट के शख्स जो चला रहे हैं. तो जो ग्रेजुएट्स हैं नेपा के, जब वो ग्रेजुएट होते हैं, ऑब्वियसली उनको नहीं पता है कि उनकी नौकरी कहाँ पे लगनी है. ये जो टैलेंट इतना निकल रहा है, जा रहा है, 4-4 साल लगा के चीजें सीख रहा है, प्रॉपर लाइटिंग ये वो. अब जब इन्होंने कदम रखना है प्रॉपर फील्ड में, तो क्या ये कास्टिंग काउच के बगैर भी काम हो रहा है, या खाली अपने पैसों से शूट करा के और पोर्टफोलियो बना के जब आप प्रोड्यूसर को नहीं देंगे तब तक कोई काम होने वाला नहीं है. ये स्ट्रीमलाइन कैसे होगा ये प्रोसेस, जो टैलेंट है, या हम मायरा खान और हुमायूं सईद को ही देखते रहेंगे सारी जिंदगी? अच्छा, इसको ना मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा. ये बड़ा खौफनाक सवाल है. अच्छा, मैंने ना एनसीए से पहला मेरा जो स्टेप था ना स्क्रीन प्ले की तरफ, वो मैंने एनसीए से कोर्स किया था 1 साल का, स्क्रीन प्ले राइटिंग फॉर फिल्म्स. वो बस एक दफा ही हुआ था, उसके बाद वो दोबारा नहीं हुआ. उसके लिए उन्होंने जर्मन से एक प्रोफेसर बुलाया था, प्रोफेसर लंसफेल्ड, जिसने वो सारा हमारा कोर्स वगैरह बनाया. अच्छा, उसके बाद जो फिर हमारी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स थे, 15 थे तकरीबन, उनको ना ग्रुप्स में करके तो हमें एक सुपरवाइजर दे दिया गया. अच्छा, अब वो जो सुपरवाइजर्स थे वो पाकिस्तान के टीवी ड्रामा राइटर्स थे. अब वो हमें बता रहे थे कि फिल्म का स्क्रिप्ट कैसे लिखना है. देखें, एक ऐसा बंदा जिसको चाय नहीं बनानी आती और वो चाय बना रहा है पिछले 10 सालों से, वो मुझे कैसे बताएगा कि ये चाय है. इसके लिए लाइक मैं थोड़ा सा इसको मैंने ब्लंट हो गया हूँ थोड़ा सा. मैंने कोशिश की है कि इसको मैं थोड़ा सा रैप अप करने की कोशिश करूँ कुछ अच्छे लफ्जों में, लेकिन थोड़ा सा हो गया. देखें, ये दिस इज बिटर रियलिटीज है जी. आपको दुनिया से अच्छे लोग बुलाने पड़ेंगे इफ यू टेक इट अप एज अ सीरियस मैटर. अगर आपको फिल्म की अहमियत का पता है तो फिल्म मेकर्स को बुलाएं, वो आपको बताएंगे कि फिल्म कैसे बनानी है. हमारे पास टैलेंट बहुत है. हमारी जो 60s और 80s की फिल्में क्यों चली, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह. एक तो उस दौर में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे, और मैं बड़ा हैरान हुआ ये देख के
کہ اس دور میں چند ایک ایسے لوگ تھے جیسے پرویز ملک صاحب ہیں, بڑے مشہور ڈائریکٹر ہمارے رہے ہیں پرانے, ایک یوسف صاحب تھے کوئی, اچھا یہ لوگ باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے, انہوں نے فلم میکنگ میں باہر سے یہ لوگ پڑھ کے آئے تھے اور انہوں نے فلمیں بنانی یہاں پہ شروع کی تھیں. اب ارمان فلم جس نے بنائی اور اس نے اتنا خوفناک بزنس کیا, وہ بندہ باہر سے پڑھ کے آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ دور تھا میلو ڈراماٹک موویز کا. اس میں آپ سٹوری کے اوپر اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, لیکن لوگوں کو رلانے کا, آڈینس کو, جیسے دیوداس بن رہی تھی انڈیا میں, گریٹ گیٹسبی بن رہی تھی ہالی ووڈ میں, اسی طرح پاکستان میں بھی اس طرح کی جو فلمیں تھی کہ ہیرو اندھا ہے اور اس کو ایک لڑکی آ گئی اس کی زندگی میں, اور اس کی زندگی کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ ان کے جو عوام کے جو سمپتھیز ہیں, آپ ان کو اگنائٹ کر کے آپ داد وصول کر رہے تھے, آپ ایموشنل کر کے. ٹھیک ہے, اب چیزیں جو ہے نا اس چیز سے باہر نکل گئی ہیں, اب لوگ روتے نہیں ہیں. وہ اس طرح سے آپ نے ٹائٹینک فلم دیکھ لی ہے, سروے کیجیے گا کہ کتنے لوگ روئے ہوں گے فلم دیکھنے کے بعد. اب وہ میلو ڈراما جو ہے وہ سودا بکنا جو ہے نا وہ ختم ہو گیا اب دنیا کے اندر. اب آپ ترکی کا ڈرامہ دیکھیں, یہ بات جو میں بھول گیا تھا, میں اسے یہاں پہ نٹ کرنے لگا ہوں. ترکی کے ڈرامے میں ہمارے پاس اعتراض کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں نا وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ڈیپ نیکس پہنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یا اسکرٹس پہنے ہوئے ہیں, اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہم ان سے سیکھ نہیں رہے. ترکی کا ڈرامہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ڈرامہ جا رہا ہے. آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ ڈرامہ ہے, دیٹس ناٹ فلم. ایون ان کے یہ جو وائلنس سے بھرپور جو میڈیول دور کے جو انہوں نے ڈرامے بنائے ہیں, یہ عثمان اور یہ وہ ارطغرل, اس میں بھی آپ کو ڈرامہ نظر ہے. اس کا اسکرین پلے آپ چیک کریں, اس میں موومنٹ چیک کریں, اس میں ایکٹیویٹی چیک کریں, ٹھیک ہے, اس کے ڈائلاگس چیک کریں. آپ ان سے کیوں نہیں سیکھ رہے؟ ہم کیوں اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور ہم کمپٹیشن سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے انڈیا کی فلم پاکستان میں بند کرا دی. میں انڈیا کے بہت خلاف ہوں, میرے جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ لائک اوئنگ ٹو ریزن. لیکن آپ دیکھیں انڈیا کی جو چیزیں ہیں, انڈیا کی ایک پالیسی ہے, انہیں پتا کہ ہم نے اپنی فلم میں نیشنلزم کو کیسے داخل کرنا ہے, ہم نے اپنی فلم میں ٹورزم کو کیسے داخل کرنا ہے, ہم نے اپنی فلم میں کلچر کو کیسے داخل کرنا ہے. یہ ساری چیزیں بائی ڈیزائن ہے. اگر چنائی ایکسپریس میں ہیرو جو ہے وہ بامبے سے اٹھ کے اتنی دور چلا گیا ہے اپنی ہیروئن کے ساتھ, ٹرین کا سفر کر رہا ہے اور وہ ٹرین بڑے خوبصورت علاقوں سے گزر رہی ہے, all these things are by design. اگر وہ مختلف جگہوں کے اوپر جا کے اپنا کلچر شو کر رہے ہیں, یہ سٹوری نہیں ہے, this is by design. تو جو آپ کا جو سوال تھا وہ یہی ہے کہ ہمیں جو اچھے ایکسپرٹس ہیں فلم میکرز, یا تو آپ یہاں کے گریجویٹس کو باہر بھیجیں جو کہ سیکھنا چاہیں, انہیں وہاں پہ پڑھنے کے لیے بھیجیں, یا وہاں سے آپ اپنے وہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو آپ پاکستان میں بلائیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ فلم کیا ہے. جو مجھے چیز سمجھ آئی, اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے آخر میں, جو آپ نے ایک لنک دیا ہے نا سیکھنے کا, کہ بے شک ہمیں نہیں پسند انڈیا کی چیزیں اور جس دا وے تھنگز آر, مگر جو چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں آپ ضرور سیکھیں. اور میں ادھر پھر کرکٹ کی ایگزامپل دوں گا, کس طرح انہوں نے کرکٹ کو ایک انڈسٹری بنا دیا پچھلے 12-15 سال میں. اسی طرح بالی ووڈ کتنا پیسہ کماتا ہے, بالی ووڈ نہیں صرف ان کی ساؤتھ کی انڈسٹری بھی. تو ضرورت ہے ان سے سیکھنے کی, the way we can learn, کس سے ہم کولیبریشن کیے بغیر بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. تو بے شک وہ ایک آن نیشنل لیول سیکھنا ہو, بے شک آپ کہیں کراچی, لاہور یا کسی گاؤں سے اٹھ کے شہر میں آ رہے ہیں اور کسی سے سیکھنا چاہتے ہیں, لوگوں سے بات کریں کہ بھئی میں نے یہ چیز سیکھنی ہے, مجھے سکھائیں. 10 لوگ شاید آپ کو بولیں کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مگر 11واں بندہ ضرور آپ کو بولے گا ہاں عمیر اور میرے پاس بیٹھو, میں تمہیں ضرور سکھاؤں گا. تو یہی ہے کہ سیکھنے کا عمل چلتا رہے ساری زندگی, تو خود بھی اچھا کام ہو سکتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی اچھا کام آپ کر سکتے ہیں. میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ ریپ اپ کرتے ہوئے کہ آج ڈاکٹر احمد سے بات کرنے کے بعد میری بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہوئے, میرے بہت سارے گلے جو ہیں ان کا جواب ہوا. اہم بات یہ تھی کہ ہمارے پاس میڈم نور جہاں ایک ہی ہیں, لیکن ان کے دور میں اور بہت سارے لوگ تھے جو اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کام اپنے اپنے کارنرز میں کر رہے تھے. اسی طرح سے ہمارے پاس ابھی شاید ڈاکٹر احمد سہیل بسرا ابھی ایک ہی ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں نہ کہیں کسی کونے خدرے میں انہی لائنز پر سوچ رہے ہوں گے. باہر آئیے, ایک دوسرے کے ساتھ بات کیجئے, ایک دوسرے کو سپورٹ کیجئے,
اور ہم غیبتیں کر کے یا ٹانگیں کھینچ کے کہیں آگے نہیں جا سکتے. ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہم ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ بنا سکتے ہیں، چاہے وہ فلم ہی ہو. ایک چیز میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ، صرف ایک چھوٹی سی چیز، چھوٹا سا جملہ ہے. سب سے پہلے دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے. جب تک آپ مرض کی تشخیص نہیں کریں گے کہ کہاں پہ یہ گاڑی جو ہے یہ رک رہی ہے، کس وجہ سے رک رہی ہے، تب تک آپ اس مسئلے سے باہر نہیں نکلیں گے، چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. بس ایک یہ چھوٹی سی چیز جو ہے. اور آپ دنیا کی فلموں کی کاپی کریں. میں نے لینگویج ٹیچ کیا کرتا تھا، تو اس میں امیٹیشن کا ایک بڑا کردار ہے، کاپنگ کا. آپ شروع میں آپ کاپی کرنا شروع کر دیں، آپ ڈیٹو کاپی چھاپیں، نو ایشو، لیکن اسی میں سے چیزیں بننی شروع ہو جائیں گی، آپ کو اپنے کانسیپٹس چیزیں ملنی شروع ہو جائیں گی. یہ سیکھنے کا بہترین طریقہ ہے. میں چربا فلم کو میں برا نہیں سمجھتا، لیکن وہ چربا ہو ڈیٹو اسی طرح جس طرح سے اس نے بنائی ہے، اس میں آپ اپنی چیزیں کوک اپ کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ پھر مذاقہ خیز چیز بن جاتی ہے. تو یہ ایک دو چھوٹی چیزیں میں کہنا چاہ رہا تھا. تھینک یو سر. سو دوستو میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ چائے بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس چائے کی پتی ہو اور دودھ ہو تبھی چائے اچھی بنتی ہے. چائے بنانے کے لیے ایک فارمولا چاہیے ہوتا ہے، اور اگر آپ کو وہ فارمولا نہیں پتا تو یا تو آپ سیکھ لیجئے کسی ایسے بندے سے جو کہ چائے کا ایکسپرٹ ہے، یا پھر بلوا لیجئے کسی ایسے بندے کو اپنے پاس. سو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. ہمارا شو میں آج ڈاکٹر احمد بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اسکرین پلے کے حوالے سے، پاکستانی پرسپیکٹیو کے حوالے سے ہماری بہت اچھی گفتگو رہی. یقین جانے کہ یہ ایپیسوڈ شاید 2 گھنٹے کی ہو سکتی تھی، لیکن آبویسلی ہمارے پاس ٹائم کی کنسٹرینٹ ہے، تو ہم اس کو یہیں پر ریپ اپ کریں گے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں سر آپ کا، آپ کی ویلیوبل سجیشنز کا اور آپ کی نالج کا، جو کہ ہم تک پہنچا اور ہمارے تھرو، ہمارا شو کے تھرو ہماری آڈینس تک پہنچے گا. تھینک یو ٹو عمیر خان دا فلاسفر اینڈ بشرا اقبال حسین ایز آلویز. بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کیپ آن واچنگ ہمارا شو. اللہ حافظ.